बारे में, है कि नहीं? अगर लोगों को हम सूचना देने चाहते हैं और हमारे पास उसका सूची नहीं है, सूची क्यों बनाते हैं? सूचना देने के लिए। जैसे हम लोग शादी वगैरह में क्या करते हैं, शादी करने के लिए लोगों का सूची पहले बनाते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को हमको सूचना देना पड़ता है कि नहीं मेरा बेटी का शादी है या फिर मेरे बेटा का शादी है। इसलिए पहले से क्या करते हैं, हम लोग एक सूची बनाते हैं। तो वैसे ही ये बिजनेस में भी हम लोगों को सूचना देना है ये बिजनेस के बारे में, और सूचना देने के लिए पहले से ये सूची तैयार करना जरूरी है कि नहीं? तो पहले से हम लोग को सूची बनाना है। सूचना देने के लिए सूची बनानी पड़ेगी। अगर बिना सूची बनाए आप सूचना देने के लिए निकल गए तो शायद वो आधा अधूरा रह जाएगा। तो इसलिए लिस्ट बनाने का बहुत महत्व है। और उसका बेनिफिट क्या है, लिस्ट अगर हम लोग बनाते हैं उसका बेनिफिट क्या है मैं बता रहा हूं आपको। पहला बेनिफिट है आपका मनोबल ऊंचा रहेगा। क्यों? क्योंकि जब क्या होता है, कभी कभी जब जब देखेंगे नया लोग जुड़ जाते हैं बिजनेस में, दो चार लोगों को प्लान दिखाते हैं, अगर कोई प्लान में राजी नहीं हुआ या रिजेक्शन उनको मिला तो उनका मनोबल टूट जाता है, नहीं अभी ये बिजनेस नहीं होगा, बोलते कि नहीं बोलते हैं? मगर अगर आपके पास लिस्ट है तो आपका मनोबल ऊंचा रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप 100 लोगों का लिस्ट बनाए हैं, अगर आप 5 लोगों को बिजनेस प्लान के बारे में बताए और पांचों का 5 भी अगर ज्वाइनिंग नहीं करते हैं, फिर भी आपका मनोबल ऊंचा रहेगा ये बात को सोच के कि चलिए अभी 95 लोग तो अभी और बाकी है। होगा कि नहीं होगा? तो आपका यस। मनोबल ऊंचा रहेगा। अगर आप लिस्ट बनाएंगे तो उसका पॉजिटिव साइड ये है, उसका बेनिफिट ये है कि आपका मनोबल ऊंचा रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कभी भी कम नहीं होगा। दूसरा है, कोई भी नाम भूलने के वजह से नुकसान की संभावना कम रहती है। कभी कभी क्या होता है, हम बहुत सारे लोगों को जानते तो है मगर उनका नाम लिस्ट में डालते नहीं है। और कभी अगर कोई प्लान देखने के लिए उसको चला गया दूसरा आदमी या फिर सेमिनार में उनके साथ मुलाकात हो गया, हम लोग सोचते रहते हैं अरे ये बेकार हो गया, मैं इस आदमी को तो जानता था, मैं उसको अगर बता दिया होता तो शायद अच्छा रहता, वो आज मेरे टीम में होता, मेरे माध्यम से शायद वो प्लान देखता। ऐसे सोचते कि नहीं सोचते हैं? तो कभी ना कभी किसी का नाम आप ना भूले और आपको नुकसान ना हो, ये भी फायदा रहेगा। क्यों? क्योंकि आपका जितना भी जानकार है वो सारे लोगों का लिस्ट आप पहले से ही तैयार करके रख देंगे। तीसरा है, आप उचित प्रोस्पेक्ट का चुनाव कर सकते हैं। पहले आप देखिए, अगर एक लिस्ट बना लेंगे तो उस लिस्ट से आप देख सकते हैं कि कौन सा मेरा उचित प्रोस्पेक्ट है। इनको मैं पहले बताऊंगा या फिर इनको अगर पहले बिजनेस में लाऊंगा तो शायद इनके माध्यम से बिजनेस ग्रो कर सकता है। ये जो सिलेक्शन है आप वो सिलेक्शन कर सकते हैं अगर आपके पास लिस्ट है तो। अगर लिस्ट नहीं है तो इसको नहीं कर पाएंगे। चौथा है, फॉलोअप में भी कारीगर साबित होगा। ये फॉलोअप में कैसे कारीगर साबित होगा? क्योंकि आप लोग कभी कभी जाते होंगे प्लान दिखाने के लिए और आपका कुछ रिश्तेदार ऐसे भी होंगे जिनका जान पहचान और आपका जान पहचान दोनों कॉमन होंगे। तो उस कंडीशन में आप उनको बता सकते हैं फॉलोअप के दौरान कि सर देखिए मेरे पास इतना बड़ा लिस्ट है, लगभग 150 200 300 का लिस्ट है, और जितना मैं जानता हूं आपका फ्रेंड और मेरे फ्रेंड कुछ कॉमन फ्रेंड्स इसमें होंगे। तो सर अगर आप शुरुआत करते हैं तो हम दोनों मिलके जितने भी सारे कॉमन फ्रेंड्स है आपका और मेरा मिलके जो मेरा लिस्ट में है उनको मिलके प्लान दिखाएंगे और ये सारे लोग आपके अंडर में आ सकते हैं। ऐसे बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे? अगर हमारे पास लिस्ट है हम फॉलोअप के दौरान उनके सामने लिस्ट दिखा देंगे कि सर देखिए मेरा लिस्ट है, और उस हिसाब से हम लोगों को अगर प्रमोट करते हैं तो शायद ये आपको कारीगर साबित होगा। और तीसरा चीज है, लास्ट में टीम में डुप्लीकेशन होगा। जैसे हम लोग करेंगे, हम लोग अगर लिस्ट बनाएंगे, हम लोग उसको मैंने प्रमोट करेंगे फॉलोअप के दौरान, तो वैसा ही काम हमारा टीम भी करेगा। तो टीम में भी डुप्लीकेशन होगा, तो उसका टीम में भी डुप्लीकेशन होगा। तो इसका बेनिफिट ये है। तो बहुत सारे लोग लिस्ट बनाते नहीं है। मैं ये चीज को इसलिए बता रहा हूँ कि सोच लीजिए कि लॉकडाउन के बाद आप लोग फिर से फ्रेशर बन गए हैं, चाहे कोई भी लेवल में हम लोग है, हम लोग अभी फ्रेशर के हिसाब से काम को शुरुआत करने का प्रयास करेंगे ताकि हमारा बिजनेस जो है वो सिस्टमेटिक वे में चालू हो और हम लोग इस बिजनेस में थोड़ा तरक्की करें, है कि नहीं? तो टीम में डुप्लीकेशन होगा। तीसरा चीज है, हाउ डू वी मेक प्रॉपर लिस्ट? कैसे हम लोग एक अच्छा लिस्ट बना पाएंगे? लिस्ट क्या है? लिस्ट का जो लॉ मेटल है वो है लोग। तो पहला काम क्या करना पड़ेगा हमको? कम से कम 150 से 200 लोगों की लिस्ट बनानी है। पहले हम लोग क्या करेंगे, जब लिस्ट बनाने की बात आएगा 150 से 200 लोगों की लिस्ट हम लोग बनाएंगे। और वो लिस्ट किसमें बनाना है? नाम को लिस्ट बुक पे लिखना है। ऐसा नहीं कि कोई प्लेन पेपर में आप लिख दिए उसको घर में छोड़ दिए और वो उड़ के चला गया या फिर कहीं रख दिए, मिल नहीं रहा है, ऐसा नहीं। प्रॉपरली एक लिस्ट बुक पे इसको लिखना है, ठीक है? उसके बाद लिस्ट की एक कॉपी अपनी ऑफलाइन को दीजिए। ऑफलाइन को देने का फायदा क्या है लिस्ट लिस्ट बुक का?
अगर लिस्ट आप ऑफलाइन को दिखाएंगे या फिर उनको देंगे तो उसमें से वो देख लेंगे कि वो शायद वो कोई एरिया में रहते होंगे, उस एरिया में शायद आपका भी कुछ नाम होगा लिस्ट में, जो वो और आप मिलकर प्लान दिखा सकते हैं। तो उसको देने का भी कुछ फायदा आपको मिलेगा। अगर ऑफलाइन को आप सबमिट कर देते हैं कि सर मैं इतना लिस्ट बनाया हूँ और उसमें से देख लीजिए, शायद आप भी कुछ लोगों को जानते होंगे, तो उसका भी कुछ बेनिफिट आपको बाद में मिल सकता है। पूर्वानुमान मत कीजिए कि किसी का नाम लिखने से पहले, कोई भी आदमी का नाम हम जब लिस्ट बुक में डालते हैं तो पूर्वानुमान बिल्कुल भी मत कीजिए कि ये मेरा मामा है, ये मेरा भांजा है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा दोस्त है, शायद ये ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा, ये बिल्कुल भी मत सोचिए। क्योंकि हम लिस्ट बना रहे हैं, हम किसी को बिजनेस में जोड़ नहीं रहे हैं। अभी हमारा काम है पहले लिस्ट बनाना है। तो लिस्ट बनाने के टाइम में बिल्कुल भी पूर्वानुमान मत कीजिए कि कौन बिजनेस में आएगा कि नहीं आएगा। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, जिसके लिए वो क्या करते हैं, कुछ चुनिंदा लोगों को लिस्ट में डालते हैं और उसके लिए उनका जो लिस्ट है वो बहुत छोटा हो जाता है। अगर आप 40 लोगों का लिस्ट बनाएंगे तो आपको क्या कितना रिजल्ट आएगा, और अगर आप 400 लोगों का लिस्ट बनाएंगे उसमें आपको कितना रिजल्ट आएगा, वो आप फर्क जान पाएंगे। तो बिल्कुल भी पूर्वानुमान मत कीजिए। नेक्स्ट, जब लिस्ट बनाते हैं ऑफलाइन और परिवार के साथ बैठकर बनाए। क्योंकि अगर आपके परिवार में मिसेस है, बेटा है, बेटी है, अगर वो बड़े होंगे, उनके कोई टीचर होंगे, कोई उनका कोई रिश्तेदार होंगे, तो आपका रिश्तेदार, उनका रिश्तेदार, बेटा बेटी का जो टीचर्स पेरेंट्स है, बाकी बहुत सारे लोग, वैसे आप अलग अलग लिस्ट अगर जोड़ देंगे एक लिस्ट में तो आपका लिस्ट बहुत बड़ा बन जाएगा। तो अपने परिवार के साथ बैठ के सबका लिस्ट को मैच करके लिस्ट बनाइए, लिस्ट आपका बड़ा होगा। और ऑफलाइन के साथ भी बैठिए ताकि आपको वो गाइड कर सके कि कौन सा एरिया में मैं रहता हूँ या इस एरिया में इतने सारे लोग हैं तो उनको हम लोग ये कर पाएंगे। तो उनके साथ मिलके प्रॉपर वे में कैसे क्या करना है वो लिस्ट आप बना सकते हैं। तीसरी बात है, लास्ट में अपनी लिस्ट को लगातार बढ़ाइए। कभी भी ये मत सोचिए कि मेरे पास 150 या 200 लोगों का लिस्ट हो गया, बस इतना ही है और नहीं है। भले ही आपके टीम के माध्यम से लिस्ट बन रहा होगा, प्लान फॉलो होता होगा, उसके बावजूद भी अगर आपको कोई नया आदमी मिले, आपका संस्पर्श में कोई नया आदमी आए, तो जरूर उनका नाम वो लिस्ट बुक में डालिए। लगातार ये प्रयास कीजिए कि अपना लिस्ट बुक को हमेशा बढ़ाने के लिए, बढ़ रहा है लिस्ट बुक मेरा, बढ़ रहा है 400 500 600 जितना भी हो सके लिस्ट बुक को बढ़ाने का कोशिश कीजिए। अब देखते हैं लिस्ट मेकिंग फॉर्मूला क्या है। कौन सा फॉर्मूला को हम लोग जनरली यूज करेंगे लिस्ट बनाने के लिए। पहला है एफ, RIENDS, उसको बोलते हैं फ्रेंड्स फॉर्मूला। फ्रेंड्स में पहला आता है एफ। एफ में किस किस को लेना है हमको, फैमिली मेंबर्स को लेना है और फ्रेंड्स को लेना है। जो भी आपके फैमिली मेंबर्स है उनका नाम भी लिख सकते हैं, जितने अपना फ्रेंड सर्किल है उनका नाम भी लिख सकते हैं लिस्ट में। ये एक फॉर्मूला है जिसको आप याद करके उस कैटेगरी में लोगों को ला सकते हैं लिस्ट बुक में। दूसरा है रिलेटिव्स, आर फॉर रिलेटिव्स, ठीक है, आर फॉर रिलेटिव्स। तीसरा है आई फॉर इन-लॉज एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स। इन-लॉज मतलब कौन है, आपका सड़ू हो गए, साली हो गए, उनका रिश्तेदार हो गए, जितने सारे आप माने रिश्तेदार है, इन-लॉज। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स, आप जब पढ़ाई कर रहे थे, स्कूल में हो चाहे कॉलेज में हो, जितने भी सारे आपके फ्रेंड्स वगैरह थे स्कूल में, जिनके साथ आपका टच नहीं होगा, उनका नाम याद करके, उनका मोबाइल नंबर याद करके भी आप लिस्ट में डाल सकते हैं। चौथा है ई फॉर एम्प्लॉइज और कॉलीग इफ एनी, जहां पे आप जॉब करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं, कुछ भी आप कर रहे होंगे, शायद बिजनेस कर रहे होंगे या जॉब कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, जितने सारे लोग आपके कॉन्टेक्ट में है, जॉब में होंगे तो एम्प्लॉइज, या बिजनेस में होंगे तो आपके जो कॉलीग्स वगैरह हैं बिजनेस में, वो पार्टनर्स है, उनका नाम लिस्ट में डाल सकते हैं। एन फॉर, देन आ गया एन फॉर नेवर्स, पड़ोसी। आपका जितना नॉलेज में है वो सब आपका डाल दिए। उसके बाद आपका पड़ोसी जो आपके आस पड़ोस में रहते हैं उनका नाम भी लिस्ट में डाल सकते हैं। उसके बाद डी में क्या होता है देखिए, कुछ डॉक्टर्स, कुछ डेंटिस्ट, कुछ डीलर्स। डॉक्टर्स डेंटिस्ट मतलब अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं दिखाने के लिए, उनके पास जान पहचान है, उनके साथ आपका रिश्ता है, कोई डेंटिस्ट के पास जाते हैं, या फिर कोई डीलर्स। डीलर्स मतलब क्या है, जितना दुकानदार है जहां से आप अपना सामान को लाते हैं, चाहे राशन का सामान हो, चाहे माने ब्यूटी का पैक सामान हो, जो भी सामान आप कहीं ना कहीं से खरीदते हैं, वो आपको डील करता है सामान लाने में, तो उसको उसका भी नाम आप लिस्ट में डाल सकते हैं। और उसके बाद प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल मतलब कोई लॉयर हो गया, कोई टीचर हो गया, जितने भी सारे प्रोफेशनल्स है आप जिन जिनको जानते हैं, कोई इंजीनियर हो गए, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, जितने भी सारे प्रोफेशनल लोग हैं उनका भी नाम उस लिस्ट में आप
डाल सकते हैं। और लास्ट में एस फॉर स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर मतलब अनजान लोग। कुछ अनजान लोगों का नाम आपको डालना पड़ेगा, और वो अनजान लोगों का नाम कहाँ से लाएंगे? ज्यादातर हम लोग ला सकते हैं उसको सोशल मीडिया से, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहते हैं, चाहे फेसबुक में हो, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में हो, चाहे यूट्यूब में हो, बहुत सारे सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, आप सपोज फेसबुक में है, आपका वीडियो वगैरह कोई लाइक करता है, तो उनके साथ एक रिश्ता बनता है, आप उनका फ्रेंडशिप एक्सेप्ट करते हैं। तो ऐसे कर करके सोशल मीडिया से भी कुछ लोगों को आप स्ट्रेंजर के हिसाब से डाल सकते हैं लिस्ट में। तो ये फॉर्मूला को आप अपना सकते हैं फ्रेंड्स। इसको याद रखेंगे तो आपको लिस्ट बनाने में बहुत सारा मदद मिलेगा। लिस्ट 3 टाइप का है जो हमारा नॉर्मल बेसिक ट्रेनिंग में हमेशा बताया जाता है। पहला है हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट क्या है? जिन लोगों को आप जानते हैं, आपका पूरा नजदीकी रिश्तेदार जिनको आप जानते हैं, उनको कहा जाता है, वो जो लिस्ट में जो लोग आएंगे वो है हॉट लिस्ट। सेकंड है वार्म लिस्ट। वार्म लिस्ट क्या है? जिन लोगों को आप जानते हैं मगर उनके साथ उतना माने मिलना नहीं होता है, कभी कभार उनके साथ मिलना होता है। कभी कभी आप देखेंगे कि बहुत सारा पार्टी वगैरह में आप लोग जाते होंगे और कुछ लोगों को देखते होंगे, यार बोलते हैं यार ये तो मुझे, मैं तो जानता हूँ उसको, मतलब उनको आप जानते हैं मगर रोज आपके साथ मुलाकात नहीं हो रहा, या फिर रेगुलर उनके साथ टचअप में आप नहीं है। तो वो जो कैटेगरी का लोग है जिनको आप याद कर करके लिस्ट बना सकते हैं, उनको कहा जाता है वार्म लिस्ट। और लास्ट में है कोल्ड लिस्ट। जैसे मैं अभी बताया, स्ट्रेंजर, अननोन लोग। कभी आप रास्ते में जा रहे हैं, या फिर बस में सफर कर रहे हैं, या फिर ट्रेन में सफर कर रहे हैं, किसी के पास मुलाकात हो गया अनजाने में मार्केट में, तो वो जो लिस्ट उनमें उनके साथ माने ऐसे करके जो आप फ्रेंड्स बनाएंगे, उनका जो लिस्ट आप डालेंगे वो हो गया आपका कोल्ड लिस्ट। बिना जाने लोगों का जो लिस्ट आप बनाएंगे, उनके साथ रिश्ता बना के, वो हो गया आपका कोल्ड लिस्ट। अभी देखते हैं प्रोस्पेक्टिंग। ये हो गया लिस्ट। तो पहला हमारा जो 4 बेसिक था, 4 बेसिक में से पहला चीज हो गया लिस्ट, और लिस्ट को इस कैटेगरी में हम लोग बनाएंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग करना या इन्विटेशन करना, जिसको हम बोल सकते हैं प्रोस्पेक्टिंग, खास करके प्रोस्पेक्टिंग। तो प्रोस्पेक्टिंग में क्या करना है, कुछ चीजों का हमको ध्यान देना है। जब आप किसी को प्रोस्पेक्टिंग कर रहे होंगे, सपोज कोई दोस्त है, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं, उनको कैसे करके हम लोग ये कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे, उनके जो बताने से पहले जो कार्यक्रम हम लोग करते हैं उसको कहा जाता है प्रोस्पेक्टिंग। और प्रोस्पेक्टिंग के टाइम में हम लोग को कुछ चीजों का ध्यान देना पड़ता है, जैसे सेट एन अपॉइंटमेंट, डोंट एक्सप्लेन द प्लान। कभी आप किसी को प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए जाते हैं तो डायरेक्ट उनको कभी प्लान के बारे में मत बताइए, उनसे सिर्फ अपॉइंटमेंट लीजिए, उनसे बातचीत कीजिए, उनसे सिर्फ अपॉइंटमेंट लीजिए कि सर मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ, अगर कभी समय हुआ तो आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं आपसे आके मिलूंगा। वो अपॉइंटमेंट खाली आपको लेना है। डोंट एक्सप्लेन एनी प्लान ड्यूरिंग योर प्रोस्पेक्टिंग। सेकंड चीज है अवॉइड यूजिंग वर्ड्स लाइक बिजनेस, मीटिंग, मेंबर्स, मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग एटसेट्रा। कभी भी प्रोस्पेक्टिंग करने के टाइम में ये जितना वर्ड्स है कि मैं कोई बिजनेस के बारे में बताने आ रहा हूँ, या फिर मीटिंग के लिए आपको बुलाने आया हूँ, या फिर मार्केटिंग का प्लान है, ये सब मत बताइए। कुछ भी ऐसा चीज मत बताइए जिससे वो गेस कर सकता है कि आप कौन सा चीज के लिए उसको इन्विटेशन करना चाहते हैं या फिर प्रोस्पेक्टिंग करना चाहते हैं। आप प्रोस्पेक्टिंग कीजिए जस्ट टू टेक एन अपॉइंटमेंट ओनली। हैव ए गुड पोस्चर, बी वेरी कॉन्फिडेंट। अगर फिजिकल प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, आमने सामने अगर किसी मुलाकात हो गया, उनसे अगर आप रिश्ता बना के प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, तो बी वेरी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट होकर अच्छा पोस्चर के साथ उनको प्रोस्पेक्टिंग कीजिए। हाफ मीटिंग बिफोर मीटिंग एंड अराइज क्यूरियोसिटी इफ रिक्वायर्ड। अगर जरूरत है, सपोज आप जानते हैं कि कोई आदमी है, मैं डायरेक्ट जाके उनको ये पता ना चले, और जैसे ही हम लोग प्रोस्पेक्टिंग करेंगे उनको कि सर मैं एक अपॉर्चुनिटी के लिए आपसे मिलना चाहता हूँ, थोड़ा मैं शेयर, मैंने कभी मुलाकात होगा तो बताऊंगा, तो ऐसे बात कीजिए जैसे कि उनका मन में क्यूरियोसिटी हो कि अरे वो क्या बोल रहे थे, कौन सा अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने के लिए आएंगे। तो वो पहले से क्यूरियोसिटी उसके माइंड में होना चाहिए, तब जाके आपका प्रोस्पेक्टिंग का फायदा आपको अच्छे से मिलेगा। और लास्ट में, योर रोल इज टेकिंग ओनली अपॉइंटमेंट, नॉट कन्विंसिंग पीपल। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है लोगों से खाली अपॉइंटमेंट लेना है, उनका समय लेना है कि आप कभी जाके उनको बिजनेस के बारे में बता सके। आपको मालूम है कि आप बिजनेस बताने के लिए जा रहे हैं, मगर उनका खाली समय आपको चाहिए। जितना लोगों का समय हम लोग लेंगे उतना लोगों को हम एसटीपी कर पाएंगे, है कि नहीं? तो कन्विंसिंग नहीं करना है, खाली अपॉइंटमेंट लेना है। और प्रोस्पेक्टिंग करने के टाइम में ये 4 चीजों का ध्यान देना पड़ता है। हम लोग जब भी किसी को प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, डायरेक्ट उनको नहीं बताएंगे कि सर मैं एक अपॉर्चुनिटी के लिए आया था, मैं आपसे टाइम मांग रहा हूँ, ऐसा नहीं। उसमें एक तो रिलेशन हमको बनाना है जिसको बोला जाता है फॉर्म, FORM। फॉर्म मतलब क्या है? उनसे नॉर्मली पहले बातचीत कीजिए,
उनके फैमिली के बारे में बातचीत कीजिए। सर आपका फैमिली में कौन कौन है, बेटे क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, ऐसे नॉर्मली आप बात कीजिए। फैमिली के बारे में पहले उनसे पूछिए, बातचीत कीजिए। उसके बाद उनका ऑक्यूपेशन के बारे में बातचीत कीजिए। ऑक्यूपेशन मतलब वो खेती कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनके बारे में उनको पूछिए, सर आप क्या कर रहे हैं। उसके बाद उनका रेस्ट टाइम में वो क्या कर रहे हैं। सर जॉब तो आपका 8 घंटे का है, जनरल शिफ्ट है कि सर शिफ्ट है। अगर शिफ्ट है तो सर सुबह आपको कुछ समय मिल रहा होगा या सेकंड हाफ में आपको कुछ समय मिल रहा होगा। ऐसे कर करके उनसे माने एक रिश्ता बनाइए। हम लोग रेपो बिल्डिंग करने के लिए प्रयास करेंगे, हमेशा ट्राई कीजिए रेपो बिल्डिंग करने के लिए। उसके बाद अगर वो रेस्ट टाइम बोले नहीं हमारा सर रेस्ट टाइम 7-8 घंटे का मिलता है, इसे घर में बैठे हैं या फिर मार्केटिंग जाते हैं, इसे सब बताते हैं तो उसके बाद जाके आपको मैसेज देना है जिसके जिसके लिए आप आए थे, उसका मैसेज आपको कन्वे करना है, जो प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए आप लोग आए थे। समझ में आएगा सर? तो प्रोस्पेक्टिंग टाइम में ये 4 चीजों का ध्यान दीजिए। प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद हमारा जो थर्ड आता है वो होता है सो द प्लान, एसटीपी। तो अब आइए देखते हैं एसटीपी में क्या होता है। एसटीपी पहले क्या होता है पहले देख लेते हैं। एसटीपी क्या है? एक ऐसी बातचीत का माहौल जिसमें आप अपने बिजनेस आइडिया को दूसरे व्यक्ति के सामने एक्सप्लेन करते हैं। जिस कॉन्सेप्ट में आप काम करते हैं, जो भी उसका बिजनेस मॉड्यूल है, वो बिजनेस मॉड्यूल को आप कुछ लोगों के सामने एक्सप्लेन करते हैं। किनके सामने? जो आपका जान पहचान है, जिसको आप प्रोस्पेक्टिंग किए हैं, है कि नहीं? तो ये जो वार्तालाप है, ये जो बातचीत का जो माहौल है, उसको कहा जाता है एसटीपी, सो द प्लान। और जो एसटीपी जरूरी क्यों है, क्यों एसटीपी का जरूरी है, हमारे बिजनेस में एसटीपी करना क्यों जरूरी है? ये आपके बिजनेस का वो सबसे महत्वपूर्ण काम है जिस पर आपका पूरा बिजनेस टिका हुआ है। मुझे बताए सर, कोई चीज को मैं जानता हूं, अगर मैं लोगों को बताऊंगा ही नहीं तो लोगों को मालूम कैसे होगा, लोग कैसे समझेंगे, लोग कैसे हमारे साथ आएंगे? नहीं आ पाएंगे ना। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसके ऊपर पूरा आपका बिजनेस टिका रहता है। दूसरी है, ये वो एक्टिविटी है जो आपका बिजनेस में सबसे ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। हमारे साथ लोग बिजनेस में आएंगे या नहीं आएंगे, वो डिपेंड करता है हमारा एसटीपी के ऊपर। कितना एसटीपी हम लोग कर रहे हैं, कितना सो द प्लान हम लोग कर रहे हैं, उसके ऊपर ही निर्भर करता है। मैं अगर 4 एसटीपी करूंगा तो 4 में से लॉ ऑफ एवरेज में कितना लोग आएंगे। मैं अगर 40 एसटीपी करूंगा तो 40 में से लॉ ऑफ एवरेज में कितना लोग आएंगे, वो एक रिजल्ट प्रोड्यूस आपको करेगा। और आप देखेंगे 80% जो एसोसिएट है वो सिर्फ 20% रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। क्यों? क्योंकि 80% एसोसिएट सिर्फ 20% ही एसटीपी करते हैं। आप देखे होंगे, अगर हम लोग कंसीडर करेंगे जितने सारे एसोसिएट बिजनेस में काम करते हैं, सिर्फ 20% रिजल्ट लाते हैं 80% एसोसिएट। क्यों? क्योंकि उनका जो प्लान करना जो है वो बहुत कम है, सिर्फ 20% प्लान वो करते हैं और वो 80% लोग करते हैं। उनको इसलिए 80% 20% का सफलता मिलता है। मगर 20% बहुत कम एसोसिएट ऐसे हैं, 20% एसोसिएट ऐसे हैं जिनके माध्यम से 80% रिजल्ट आता है, क्योंकि वो ज्यादातर ज्यादा प्लान दिखाते हैं। समझ में आया सर? तो हमारा जो बिजनेस का जो रीढ़ का हड्डी है वो है एसटीपी। आइए जानते हैं इसके बारे में। लोग प्लान दिखाना क्यों नहीं चाहते हैं, क्यों नहीं दिखाते हैं? ज्यादातर लोग क्यों प्लान दिखाते नहीं है लोगों को? उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। पहला है डर। बहुत सारे लोगों को डर लगता है कि मैं अगर शायद उनको बिजनेस प्लान दिखाऊं तो होगा कि नहीं होगा, वो मेरे साथ जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट में देखिए लिखा गया है, क्योंकि वो आदमी शायद एजुकेटेड होगा, शायद पैसा वाला होगा, शायद मेरे से ज्यादा उम्र वाला होगा। यही सोच हम पहले से बना लेते हैं। पहले से बना के हम लोग एक डर पैदा कर लेते हैं जिसमें हमको लगता है कि हम लोग प्लान दिखाने नहीं नहीं दिखाएंगे तो अच्छा रहेगा। अरे ये मेरे से तो ज्यादा पढ़ा लिखा है, ज्यादा पैसे वाला है, वो क्या सोचेगा, ऐसे हम लोग का मन में डर आता है, इसीलिए लोग प्लान नहीं दिखाते हैं। दूसरा है रिजेक्शन से डरते हैं। रिजेक्शन क्या है? सामने वाले ने मना कर दिया तो मैं अगर किसी के पास गया प्लान दिखाने के लिए और वो सामने वाला वो मना कर दिया मेरे से, प्लान मैंने प्लान में दिया और वो मना कर दिया, तो क्या होगा? यही रिजेक्शन को पहले से डर के बहुत सारे लोग प्लान नहीं दिखाते। तीसरा है टालते रहते हैं। टालते रहते मतलब उनको प्लान शायद मालूम होगा मगर वो टालते रहते हैं। आज नहीं, कल, कल तो जरूर दिखाऊंगा, नहीं आज छोड़ दीजिए, आज मेरा थोड़ा काम है, मैं कल जरूर दिखाऊंगा। ऐसे टालते रहते हैं समय को, इसीलिए लोग प्लान नहीं दिखाते हैं। चौथा क्या है? एक्सपर्ट बन जाऊं तब दिखाऊंगा। ज्यादातर लोगों को जब आप बोलेंगे प्लान दिखाने के लिए, अगर कुछ जानकारी लेने के लिए आपके टीम में अगर कोई ऐसे प्रोस्पेक्ट आते हैं या एसोसिएट आते हैं, वो सीखते हैं, उसके बावजूद भी
अगर उनको बोलेंगे कि नहीं सर आप थोड़ा प्लान दिखाइए, मैं देखता हूँ आप कैसे प्लान दिखा रहे हैं, तो बोलेंगे नहीं सर अभी मैं पूरी तरह से रेडी नहीं हूँ, मैं जब एक्सपर्ट बन जाऊंगा तब आपको ये प्लान दिखाऊंगा। थोड़ा इंतजार करते रहते हैं कि कब मैं एक्सपर्ट बनूंगा, इंतजार करते रहते हैं। लास्ट में क्या बोलते हैं, मैं किसी को नहीं जानता, मेरी लिस्ट खत्म हो गई है, चलो प्लान दिखाना है, नहीं सर मेरे पास लिस्ट ही नहीं है, मैं किसी को तो जानता नहीं हूँ, क्या प्लान दिखाऊंगा, ऐसे बोलते रहते हैं बहुत सारे लोग। इसी के लिए वो लोग प्लान दिखाना नहीं चाहते हैं। और लास्ट में सबसे जो बड़ी चीज है वो है बहाना। बहाना बनाते हैं, क्या बहाना बनाते हैं, नहीं सर वो बहुत दूर है, वो जो लोग जिसके पास जाना था वो बहुत दूर है, अभी मौसम खराब है, आज मेरा रिश्तेदार का शादी था, मैं परिवार के साथ आज बाहर घूमने जा रहा हूँ, मैं आज ड्यूटी में था, नौकरी था, बिजनेस में, या फिर मेरा दुकान में चला गया था, इसके लिए नहीं जा पाए। ऐसे बहुत सारा बहाने बनाते हैं और टालते रहते हैं प्लान करने के लिए। मगर सबको मालूम है कि जो प्लान दिखाना जो है वो सबसे जरूरी है, और यही हमारा बिजनेस का रीढ़ की हड्डी है कि नहीं? तो इसको ज्यादातर लोग टालते रहते हैं और इसीलिए लोग डरते हैं प्लान। उसके बाद देखते हैं प्लान कैसे दिखाना है। प्लान दिखाने से पहले की तैयारी, हमको प्लान दिखाने से पहले क्या क्या तैयारी करना पड़ेगा पहले जान लीजिए, ये बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे ही माने रेडी होकर तुरंत चले जाते हैं प्लान दिखाने के लिए, नहीं, उसके लिए हमको कुछ चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। जैसे पहले है योर पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व, उसको आपको देखना है। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन, प्रोस्पेक्ट के बारे में ब्रीफ जानकारी, जिसके पास आप जाते हैं प्लान दिखाने के लिए उसके बारे में जानकारी हासिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा है डिस्टेंस एनालिसिस, दूरी का आकलन। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं किसी को प्लान दिखाने के लिए जाऊंगा अभी 30 किलोमीटर, मुझे अंदाजा नहीं है कि मैं 30 किलोमीटर जाऊंगा, हो सकता है रास्ते में ट्रैफिक वगैरह होगा, मुझे कितना समय लगेगा मुझे अंदाजा नहीं है, और मैं अगर नहीं पहुंचा ठीक से टाइम में तो हो सकता है वो जो प्रोस्पेक्टिंग में किया था, जो समय में उनको दिया था, वो समय वो मुझे नहीं देंगे, किसी दूसरे आदमी को दे देंगे या किसी दूसरे काम में वो चले जाएंगे। तो उसको पहले से ही आपको तैयारी कर लेना है कि मुझे इतना दूर जाना है तो मुझे इतना समय से निकलना होगा। लास्ट में सबसे जो वाइटल है वो है टूल्स। जब भी आप प्लान दिखाने के लिए जाते हैं, तैयारी क्या करना है, आपके साथ भरपूर टूल्स होना जरूरी है। क्या क्या टूल्स होना जरूरी है मैं बताऊंगा बाद में आपको। अभी देखते हैं पर्सनालिटी। स्टार्टिंग में पर्सनालिटी कैसे हम लोग डेवलप करेंगे। आपका जो व्यक्तित्व है सबसे ज्यादा अच्छा तब रहेगा जब आपका ड्रेस कोड अच्छा रहेगा। आप लोग मानते हैं, कभी आप प्लान दिखाने के लिए जाते हैं, आपका अगर ड्रेस कोड अच्छा है तो मतलब आपका व्यक्तित्व अच्छा है, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आपको मिलेगा, ये पहला सबक है। और ड्रेस कोड क्या है, ड्रेस कोड में जितने सारे जेंट्स है हमेशा कोशिश कीजिए लाइट शर्ट्स पहनने के लिए, डार्क शर्ट के बजाय लाइट शर्ट को ज्यादा प्रीफर कीजिए, डार्क सॉरी लाइट शर्ट प्रीफर कीजिए और डार्क पैंट को प्रीफर कीजिए। डार्क पैंट होना चाहिए, लाइट शर्ट होना चाहिए, जो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। तीसरा है क्लीन शूज विथ पॉलिश, जूता आपका क्लीन होना चाहिए और पॉलिश जरूर होना चाहिए, ऐसे मिट्टी माने ऊपर में आना नहीं चाहिए या माने खराब नहीं दिखना चाहिए, पॉलिश होना चाहिए, वो एक आपका व्यक्तित्व को चमकाएगा। क्लीन सॉक्स, सॉक्स आपका पूरा क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल भी सॉक्स से बदबू नहीं आना चाहिए, वो एक ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि आप किसी के पास बैठे हैं, अगर आपका सॉक्स से बदबू आ रहा है तो वो अनकंफर्टेबल फील करेगा, आपसे प्लान तो देखना दूर की बात है कि नहीं? तो उसको पूरा ध्यान दीजिए। कोट और टाई आज पर द सिचुएशन डिमांड, आप कोट पहन के जाएंगे या खाली टाई में जाएंगे या फिर खाली पैंट शर्ट पहन के जाएंगे, जो जो सिचुएशन है, कौन सा सिचुएशन में आप जा रहे हैं, किसको प्लान दिखाने के लिए जा रहे हैं, क्या आपका व्यक्तित्व होना चाहिए, वो सिचुएशन का डिमांड के हिसाब से आप अपना ड्रेस कोड को ध्यान दीजिए। ठीक है। उसके बाद डिओड्रेंट, आपका बदन से बिल्कुल भी बदबू नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप किसी के पास बैठ के अगर प्लान दिखा रहे हैं, अगर बदबू आ रहा है तो वो क्या करेगा, उसका ध्यान उसमें जाएगा, आपका प्लान की तरफ नहीं जाएगा। तो डिओड्रेंट मस्ट। हाथ में आपका एक घड़ी होना चाहिए, क्यों? क्योंकि आपको जो प्लान करना है वो कितने समय में खत्म करना है, वो आपको बीच में मोबाइल नहीं देखना है, वो घड़ी से ही देख के आपको पता करना है यार मेरा समय हो गया है। ठीक है, तो घड़ी होना जरूरी है। उसके बाद पेन, एक पेन आपके पास रहना बहुत जरूरी है, पूरा पेन, क्योंकि पेन अगर आप बीच में कहीं प्लान दिखा रहे होंगे, पेन किसी से दूसरे से मांग के दिखाएंगे तो वो पर्सनैलिटी आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो प्लेन आपका पॉकेट में होना जरूरी है। और हमेशा क्लीन सेव हो जाइए, जब भी प्लान दिखाने के लिए जाते हैं दाढ़ी वगैरह नहीं होना चाहिए, अगर आप करते हैं तो क्लीन सेव हो जाइए, और नाखून वगैरह बढ़ना नहीं चाहिए, ताकि आपका जो व्यक्तित्व है बहुत अच्छा रहेगा। हमारे पास एक कैरी बैग होना चाहिए, अच्छा सा बैग होना चाहिए। ठीक है। उसका दूसरा है आईडी, तीसरा है प्लान फोल्डर, चौथा है प्रोडक्ट मैनुअल, अगर प्रोडक्ट का कुछ मैनुअल से उसको भी रखिए। उसके बाद है डॉक्यूमेंट्स और टेस्टिमोनियल फाइल्स,
उसके बाद फॉलो अप फाइल, डॉक्यूमेंट टेस्टिमोनियल फाइल मतलब अगर आपका कुछ टेस्टिमोनी है, कुछ इनकम वगैरह है, कुछ चेक वगैरह है, उसको भी आप रख सकते हैं फाइल करके। डॉक्यूमेंट्स क्या है, कंपनी का लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी आपका जरूरत है उसको भी आप फाइल्स बना के रख सकते हैं। उसके बाद फॉलो अप फाइल, फॉलो अप करने के लिए अगर कुछ चीजों का जरूरत है उसको एक फाइल बना के रखिए कि आप जो फॉलो अप करने के टाइम में उसको दिखा सकते हैं कि सर ऐसे ऐसे देखिए, ये सब चीज देखिए। बहुत सारे लोगों का फोटो वगैरह जो भी है वो भी फाइल बना के रख सकते हैं। उसके बाद है कस्टमर डाटा फॉर्म, कस्टमर का डिटेल्स भरने के लिए जो डाटा फॉर्म चाहिए। टूल्स, टूल्स में क्या है, लिटरेचर, लिस्ट बुक आदि, ये कंपलसरी आपका बैग में होना चाहिए। लिटरेचर, लिस्ट बुक ये सब होना जरूरी है। और चौथा है लास्ट में लैपटॉप, इफ एनी, अगर आपके पास लैपटॉप है तो उसको 100% लेके जाइए। फोल्डर अगर है और लैपटॉप भी है तो लैपटॉप को भी साथ में लेके जाइए, या फिर कुछ देर के बाद, कुछ लेवल आने के बाद आप लैपटॉप एक मस्ट खरीदिए। ये आपका बहुत बढ़िया टूल्स है बिजनेस के लिए। उसके बाद फंक्शनल और अचीवमेंट वीडियोस, अगर आपका कुछ फंक्शन वगैरह हुआ है या फिर कुछ अचीवमेंट है जहां पे आपको कुछ रिकॉग्निशन दिया गया है, उसका कुछ वीडियो क्लिप आपके पास है, उसका पेन ड्राइव हो, चाहे सीडी हो, या चाहे आप एल्बम में रखे हैं फोटो, या फिर कुछ भी कैसे भी करके आप, या आपका मोबाइल में हो, उसको कलेक्शन करके रखिए ताकि जब भी आपको जरूरत पड़े वो चीज को आप प्रमोट कर सकते हैं। तो ये सारा टूल्स आपके साथ में होना बहुत अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद है प्रोस्पेक्ट के बारे में जानकारी लेना। कभी भी हम लोग कहीं पे प्लान दिखाने के लिए जाते हैं तो उससे पहले कुछ चीजों का जानकारी हमको लेना जरूरी है। अगर लेते हैं तो अच्छा है। कहीं हम लोग जाते हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं रिजल्ट ओरिएंटेड बनने के लिए कि ताकि हमको अच्छा रिजल्ट मिले। तो जैसे हम लोग कभी कभी मैंने जॉब के टाइम में प्लांट वगैरह में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं, पहले से प्लांट का जानकारी ले लेते हैं। ये प्लांट कौन सा प्लांट है, उसका डायरेक्टर्स कौन से, कौन कौन है, कौन सा फील्ड में प्लांट को सफलता मिला है, बहुत सारा चीज डिटेल्स जानते हैं। और उसके हिसाब से हम लोग प्रिपरेशन करते हैं इंटरव्यू के लिए। वैसे ही कोई भी प्रोस्पेक्ट के पास हम लोग जब जाते हैं तो उससे पहले थोड़ा बहुत उसके बारे में जानकारी लेना जरूरी है। अगर लेते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। पहला क्या है, एज ग्रुप, कौन सा एज ग्रुप का वो प्रोस्पेक्ट है, जवान है या मिडिल एज का है या ज्यादा एजेड लोगों का है, क्योंकि उस हिसाब से हम लोग उनको टैकल करेंगे। दूसरा है उनका प्रोफेशन, कौन सा प्रोफेशन से वो बिलोंग करते हैं, खेती करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लॉयर है, क्योंकि हर एक आदमी का मन में हर एक टाइप का अलग अलग सवाल आएगा। तो आप अगर जानते होंगे पहले से कि सर ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये लॉयर है, लॉयर अगर होगा तो आपको कानूनी दस्तावेज के ऊपर ज्यादा फोकस करेगा कि ये कंपनी का जो लीगलिटी आप दिखाइए। तो वैसे ही हम अगर थोड़ा पहले से ही नॉलेज ले लेंगे कि ये इस कैटेगरी का आदमी है तो हमारे लिए अच्छा है, कौन सा प्रोफेशन में है। उसके बाद उसका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, क्या एजुकेशन बैकग्राउंड है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है या मेडिकल बैकग्राउंड है या जनरल स्टडी क्या है, अकाउंटेंसी क्या है, बहुत सारा चीज हम जानकर ले सकते हैं। उसके हिसाब से हम उनको बताएंगे प्लान को, क्योंकि प्लान को बताने का तरीका हर एक आदमी के लिए थोड़ा थोड़ा टेक्निक हमको यूज करना पड़ेगा। उसके बाद उसका इनकम स्टेटस क्या है, कहां तक वो मतलब कितना पैसा वो कमाता है, इनकम स्टेटस क्या है, उसका फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, कमाता तो इतना है मगर बाकी में अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन उसका है क्या है, उस हिसाब से है या उससे कम है या उससे फिर ज्यादा है, उस हिसाब से हम लोग उनको बताएंगे। क्योंकि हमारा काम है प्लान में हम लोग लोगों को ड्रीम दिखाते हैं, है कि नहीं। तो जो लोगों के पास जो चीज का कमी है उसी चीज के बारे में हम उनको बताएंगे। तो उसको पहले से अगर जानकारी हो जाएगा तो हमारे लिए अच्छा है। उसके बाद उसका फैमिली साइज कितना है, बड़ा फैमिली है कि छोटा फैमिली है, उस हिसाब से हम लोग बताएंगे। ओन हाउस है, खुद का उसका हाउस है कि रेंटेड हाउस में रहता है। अगर रेंटेड हाउस में रहता है तो हम बता सकते हैं सर आपका अगर ड्रीम है कि घर बनाने का कभी लाइफ में, तो आप ये कॉन्सेप्ट के माध्यम से उसको पूरा कर सकते हैं। तो ये एक टाइप मैंने फॉलो अप आपको मिल जाएगा उस करने के टाइम में। उसके बाद व्हीकल क्या है, टू व्हीलर है या फोर व्हीलर है, ये भी आप जानकारी ले लेंगे तो उस हिसाब से हम लोग दिखा सकते हैं। टू व्हीलर अगर है तो सर फोर व्हीलर यहाँ से ले सकते हैं, अगर फोर व्हीलर है तो सर यहाँ से हम प्रीमियम कार भी ले सकते हैं। बहुत सारे लोग इस बिजनेस को करते हुए प्रीमियम कार लिए हैं, तो उस हिसाब से हम बता पाएंगे प्लान के दौरान। और सबसे जो लास्ट है, उनका घर में कौन डिसीजन मेकर है। सपोज आप कोई स्टूडेंट को बिजनेस प्लान दिखा रहे हैं और आपको मालूम नहीं कि उनका घर का डिसीजन कौन लेता है, अगर उसको दिखा दिए टाइम आपका गया मगर डिसीजन उसका पिताजी लेने वाला है, तो उस कंडीशन में आपको तकलीफ होगा। तो पहले जानकर ले लीजिए कौन उसका डिसीजन मेकर है, हस्बैंड है या वाइफ है, या बेटे के जगह बेटे दिखा रहे हैं उसका पिताजी मम्मी है डिसीजन मेकर। तो जो डिसीजन मेकर होंगे अगर आपको जानकारी हो जाएगा पहले से कि डिसीजन मेकर है, तो उनको पहले से साथ में लेके आप बिजनेस प्लान दिखाएंगे तो आपको ज्यादा फायदा रहेगा, समय आपका बर्बाद नहीं होगा। ठीक है,
ये है प्रोस्पेक्ट के बारे में कुछ जानकारी अगर ले लेते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। जब प्लान पर हम जाते हैं तो उससे पहले की तैयारी, कुछ नॉर्मल तैयारी हमको करना पड़ता है। जैसे कि सबसे पहला है पंक्चुअलिटी। हम अगर किसी को 10 बजे का टाइम दिए हैं जाने के लिए, तो हमेशा कोशिश कीजिए उनके पास या आस-पास भले ही 2 मिनट पहले हो, मगर पहले पहुंचना है। बिल्कुल भी लेट नहीं करना है। टाइम पंक्चुअलिटी, क्योंकि ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपना बिजी शेड्यूल से आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटा समय निकाल के आपको दिए हैं और आप अगर समय पे नहीं पहुंच पाए, 10-15 मिनट लेट हो गया, तो फिर वो समय आपका खराब हो गया। तो पंक्चुअलिटी मस्ट। पॉजिटिव टॉक टू सेल्फ। कभी भी आप कभी बिजनेस प्लान में किसी को दिखाने के लिए जाते हैं, तो हमेशा अपने आप एक पॉजिटिव टॉक दीजिए। क्या पॉजिटिव टॉक है? कि नहीं, चलिए मैं आज किसी एक आदमी से मिलने के लिए जा रहा हूँ, मैं इस बिजनेस के माध्यम से अपना जिंदगी तो बदलूंगा, हो सकता है मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, उनका भी मन में जो भी डाउट क्लियर हो जाए और ये बिजनेस में आगे जुड़े और उनको भी बिजनेस का फायदा मिले। इसे हमेशा पॉजिटिव लेके चलिए। कभी भी शुरू से नेगेटिव मत होइए कि ये मैं जा रहा हूँ, अरे वो जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, सुनेगा कि नहीं सुनेगा, ये सोच पहले से मत लाइए। प्लान दिखाने के बाद का कार्यक्रम से आपको पता चलेगा वो आपके साथ जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। तो प्लान दिखाने से पहले ये बिल्कुल भी मत सोचिए, ठीक है? हमेशा पॉजिटिव टॉक। चेक योर बैग। और जाने से पहले अपना बैग हमेशा चेक कीजिए कि बैग में टूल्स है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसको डाल के रखिए। और चार्ज ऑफ लैपटॉप, लैपटॉप में चार्ज है कि नहीं है, नहीं तो पता चला कि उसके घर में चले गए और उधर पावर नहीं है और आपका लैपटॉप में भी चार्ज नहीं है, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। उस कंडीशन में आप फोल्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर उसको इंश्योर कर लीजिए कि आपका लैपटॉप में चार्ज वगैरह है कि नहीं, वो एक पहले से तैयारी है। और सबसे वाइटल है कंफर्मेशन कॉल बिफोर। कभी भी आप किसी को टाइम दिए हैं, अगर जाने का तैयारी कर रहे हैं, तो उससे पहले कंफर्मेशन कर लीजिए कि सर मैं अभी अपना घर से निकल रहा हूँ और मैं सर 5 मिनट में आपके पास पहुंच रहा हूँ। अगर बोलते हैं ठीक है आ जाइए, तो इसका मतलब वो घर में है। नहीं तो आप जाके पहुंच जाएंगे और तो पता चला कि मार्केट चला गया सब्जी खरीदने के लिए, तो आप ही का ही समय बर्बाद होगा। तो एक कॉन्फर्मेशन कॉल उससे पहले कर लीजिए, आपके लिए अच्छा है। अभी देखते हैं प्लान का टाइप क्या क्या है। टाइप्स ऑफ प्लान, 1 to 1 मीटिंग और दूसरा है ओपन मीटिंग। 1 to 1 मतलब हम पर्सनली जाके लोगों से मिलते हैं, प्लान दिखाते हैं, उसको बोलते हैं 1 to 1 मीटिंग। और ओपन मीटिंग क्या है? हॉल में दिखाना है, कितना सारे लोगों को बैठा के हॉल में प्लान दिखाएंगे, वेन्यू में जाके मीटिंग करेंगे। सेमिनार जो हम लोग बुलाते हैं, लोगों को इन्वाइट करते हैं, वो है हमारा वेन्यू मीटिंग। तो 2 तरह का मीटिंग होता है। तो पहले हम लोग देखेंगे 1 to 1 मीटिंग में हमको क्या चीजों का ध्यान देना है। जितने सारे फ्रेशर सिल्वर है, फ्रेशर वगैरह है, वो चीज को थोड़ा ध्यान से देखिए। अभी तो बोला जाएगा कि हम लोग सारे लोग फ्रेशर है, तो इसको इस हिसाब से देखिए। 1 to 1 मीटिंग में जब भी हम लोग 1 to 1 मीटिंग में जाते हैं, शुरुआत के 5 से 10 प्लान में आप अपने अपलाइन का मदद लेकर सीखे। कभी भी आप डायरेक्ट आप बिजनेस प्लान में जुड़ने के बाद डायरेक्ट किसी को जाके प्लान के बारे में मत बताइए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। कहा जाता है कि आधा अधूरा नॉलेज बहुत खतरनाक होता है। तो कभी भी शुरुआत का जो 5 या 10 प्लान हमेशा अपने अपलाइन के साथ जाके दिखाइए, उनको मदद लीजिए। दूसरा है प्लान सुकून और शांति वाली जगह में दिखाइए। भीड़ भाड़ की जगह में या फिर शोर शराबे वाले जगह में बिल्कुल भी किसी को प्लान मत दिखाए, चाहे वो कितना भी आपको बोले, क्योंकि जितना भी आप मेहनत करेंगे वो पूरा मेहनत आपका बेकार हो जाएगा। ठीक है? तो हमेशा कोशिश कीजिए प्लान हमेशा सुकून और शांति वाली जगह में दिखाने के लिए, जहां पे वो आपका बात सुनेगा। ठीक है? उत्साहित रहे और मुस्कुराहट के साथ रहे। हमेशा आप एक्साइटेड रहिए। जब भी आप प्लान दिखाने के लिए जाते हैं, कोशिश कीजिए मैं एक्साइटेड हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ इनको बिजनेस प्लान दिखाने में, और आपका एक्साइटमेंट ही उनको मजबूर कर देगा इस कॉन्सेप्ट में आने के लिए। इतना एक्साइटेड होना जरूरी है। प्लान को ज्यादा लंबा ना करें। कभी भी आप प्लान दिखाने के लिए जाते हैं, उस आदमी का समय को देख के आपको प्लान तय करना है। कभी कभी आदमी देखेंगे, वो बोलेगा कि नहीं मेरे पास सर आधा घंटा समय है, तो उस हिसाब से आपको प्लान दिखाना है। ऐसा नहीं है कि जो भी जिसके पास गए वही चीज को रटे। 40 मिनट 45 मिनट नहीं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर कोई समय देता है तो 45 मिनट समय उसका ले सकते हैं। ज्यादा लंबा मत कीजिए। जो नॉर्मल है उसको बताइए, बिल्कुल भी इधर उधर का मत बताइए। अगर उसके बाद समय मिलता है तो उसको आप फॉलो में निपटा सकते हैं। अपनी मोबाइल को साइलेंट करें और सामने वाले से भी आग्रह करें। जब भी आप मोबाइल जाते हैं प्लान दिखाने के लिए, तो अपना मोबाइल को साइलेंट कर दे उसके सामने, सर मैं अपना मोबाइल को साइलेंट कर दिया। अगर सर आपके पास समय है, अगर आप ज्यादा व्यस्त नहीं है, तो आप भी सर मोबाइल को थोड़ा साइलेंट कर दीजिए, ताकि हम लोग जो डिस्कशन करेंगे हमारा डिस्कशन के बीच में कुछ समय नष्ट नहीं हो। आग्रह कर सकते हैं उनको। अपने ऑफलाइन का प्रमोशन करें। अगर आपके साथ अपना ऑफलाइन गया है तो उसका भरपूर प्रमोशन कीजिए कि ये सर है, इनका नाम ये है, पहले ये करते थे और बिजनेस में इतना समय से है और आज इस लेवल में है, बहुत सारा अचीवमेंट सर लिए है। और सर
हम लोग आए हैं आपके पास ये डिस्कशन करने के लिए, तो उनका प्रमोशन कीजिए। प्लान फोल्डर या लैपटॉप में ही दिखाइए, बिल्कुल भी मैंने डायरेक्ट पेन पेपर में मत दिखाइए। अगर फोल्डर है तो फोल्डर में दिखाइए, या फिर लैपटॉप है तो लैपटॉप में दिखाइए। अगर संभव है तो परिवार के साथ प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाएं। जब भी आप किसी को प्लान दिखाने के लिए जाते हैं, अगर आपका संभव हो रहा है कि इसका पूरा परिवार मिलकर प्लान देखेगा, तो हमेशा उनको परिवार के साथ प्लान दिखाने का प्रयास कीजिए, ताकि आपका समय बच जाएगा और आपका डिसीजन लेने के लिए भी उनको सुविधा होगा और आपका प्लान भी इफेक्टिव होगा। सभी सामान्य बातें शुरुआत के 5 से 10 मिनट में कर ले, जितना नॉर्मल बात है। कभी कभी देखते हैं लोग प्लान करने के लिए जाते हैं, उनके दोस्त के बारे में, मार्केट के बारे में, परिवार के बारे में पूछते रहते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ बात करना है, प्रोस्पेक्टिंग अगर सही से नहीं किए हैं और प्लान दिखाने के टाइम में ऐसे कुछ बात करना है, तो शुरुआत का 5-10 मिनट मैक्सिमम आप उस बात को कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आपके साथ कंफर्टेबल हो जाए, प्लान के बीच में बिल्कुल भी ना टोके और ना ही फोन में बात करें। अगर आपका कॉल पे आ रहा है तो उसको पिकअप मत कीजिए, उसको साइलेंट मोड में रखे रहिए। जब आपका प्लान खत्म हो जाएगा तब आप उसको रिसीव कर सकते हैं। ये एक कॉटसी है और वो ज्यादा प्रभावित करता है। प्लान के दौरान स्टेप्स ऑफ प्लान, प्लान के दौरान क्या क्या करना है, ये तो क्या प्लान के पहले। प्लान के दौरान क्या क्या करना है, सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है। अगर आप खुद गए हैं प्लान दिखाने के लिए तो आप खुद का इंट्रोडक्शन दीजिए। अगर आप सीनियर को लेके गए हैं तो सीनियर का इंट्रोडक्शन दीजिए। टेल द प्रोस्पेक्ट अबाउट ऑब्जेक्ट ऑफ मीटिंग, किस मकसद से आप उनके पास आए थे। उनको तो प्रोस्पेक्टिंग में बताए होंगे, सर मैं थोड़ा समय आपका लिया हूँ, मैं कॉन्सेप्ट के बारे में आपको शायद बताने के लिए सर समय लिया हूँ, और उसके जो जिसके बारे में सर मैं डिस्कशन किया था उसी कॉन्सेप्ट को सर बताने के लिए मैं आया हूँ, और ये है। तो उसका जस्ट नॉर्मल ओवरऑल ऑब्जेक्ट क्या है आपका बिजनेस मीटिंग का उसको थोड़ा बता दीजिए। उसके बाद अपना मोबाइल को साइलेंट कर दीजिए। आस्क सम फैमिलियर क्वेश्चन टू नो अबाउट द प्रोस्पेक्ट, उसके बारे में। जैसे मैं पहले बताया था, कोई भी आदमी को हम अपने तरफ खींचने के लिए उनसे पहले रेपो बिल्डिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। डायरेक्ट जाके कहीं पे भी प्लान चालू मत कर दीजिए, उनके साथ एक फैमिली का रिश्ता पहले बनाइए। उनके बारे में पूछिए, उनके परिवार के बारे में पूछिए, थोड़ा बहुत जानकारी उनके बाद लेने के लिए उनके जब वो आपसे कंफर्टेबल हो जाएंगे उसके बाद प्लान को शुरू कीजिए। आफ्टर बीइंग कंफर्टेबल विथ हिम और हर डू प्रेजेंटेशन। जैसे वो लगे कि हाँ आप उनसे पूरा घुल मिल गए हैं, बहुत अच्छे से आपसे बातचीत कर रहे हैं, तब जाके उनको प्रेजेंटेशन दिखाना चालू कीजिए। प्रेजेंट विथ कॉन्फिडेंट विदाउट एनी फियर, पूरा कॉन्फिडेंटली, जैसे आप पूरा अच्छे से प्लान को एक्सप्लेन कर रहे हैं, पूरा कॉन्फिडेंटली आप प्रेजेंट कीजिए प्लान को, ठीक है। टेक डायरी एंड पेन टू शो योर बिजनेस कैलकुलेशन और टू शो द पावर ऑफ नेटवर्क और डुप्लीकेशन। कभी कभी अगर आप फोल्डर या लैपटॉप में बिजनेस प्लान को दिखा रहे हैं, तो कभी कभी क्या कीजिए, बीच बीच आप डायरी को भी रखिए अपने पास। जब भी आप कैलकुलेशन दिखाते हैं कि सर ये लेफ्ट में एक राइट में एक होने से हमको इतना बीबी में इतना पैसा मिलेगा, जितना भी आप कैलकुलेशन वगैरह सब दिखाते हैं वो डायरी में करके दिखाइए। क्यों? क्योंकि उसका फायदा एक तो ये है, अगर आप फोल्डर में दिखाएंगे तब भी चलेगा, मगर वो प्रोस्पेक्ट ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा आप नहीं जान पाएंगे। सपोज आप डायरी में कर रहे हैं, ये लेफ्ट में एक हो गया, राइट में, सर इतना बीबी मैचिंग हो गया, कितना होगा मुझे बताइए, कितना इनकम आपका होना चाहिए। अगर वो ठीक से सुन रहा होगा तो आपको बता देगा, अगर नहीं सुन रहा होगा सर इतना होना चाहिए, सर थोड़ा आगे ध्यान से सर कैलकुलेशन को देखिए, तो वो भी एक इम्पैक्ट करेगा आपको प्रोस्पेक्टिंग माने प्लान दिखाने के टाइम में। सो योर टेस्टिमोनियल्स, अचीवमेंट्स और सीनियर लीडर्स। अगर आपका कुछ टेस्टिमोनी है, अचीवमेंट कुछ है और सीनियर का भी कुछ है, तो उसको आप दिखा सकते हैं। दिखाने से आपको मदद मिलेगा। सेट नेक्स्ट मीटिंग आफ्टर दैट मीटिंग, जैसे ही वो मीटिंग खत्म हो जाता है, थोड़ा सा बातचीत करके नेक्स्ट कब उनसे मिलना है, वो मीटिंग को उसी दिन ही उनसे बातचीत करके फाइनल कर दीजिए, ठीक है। ये थोड़ा प्लान का स्टेप है, प्लान के दौरान ये स्टेप को आपको अपनाने से आपके लिए अच्छा है। इसके बाद है हॉल मीटिंग। जब आप सेमिनार हॉल में जाते हैं उसमें क्या क्या ध्यान देना है, इसको मैं संक्षेप में बता देता हूँ। जैसे कि कभी अगर किसी को आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं हॉल मीटिंग के लिए, तो 60 या 90 मिनट का समय लेकर उसको आमंत्रण करना है, हड़बड़ी नहीं। अगर कोई बोलता है कि नहीं मैं 15 मिनट के लिए जा सकता हूँ, उसको मत बुलाइए। उनको पूरा क्लियरली बोलिए सर मिनिमम 60 या 90 मिनट का समय अगर आपके पास है तो आप इसको आ सकते हैं। जिन लोगों को आप प्लान दिखा दिए हैं, ऑलरेडी प्लान दिखा चुके हैं मगर वो ज्वाइन नहीं किए हैं, उनको भी सेमिनार में इन्वाइट कर सकते हैं। सभी लीडर्स जो है वो ड्रेस कोड में होना जरूरी है, अनिवार्य है। अगर आप अपने आप को लीडर्स मानते हैं तो ड्रेस कोड में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। समय से 30 मिनट पहले पहुंचे। सेमिनार हॉल में अगर किसी को टाइम दिए हैं तो 30 मिनट पहले ही आप पहुंचे। मीटिंग शुरू होने के बाद प्रोस्पेक्ट का बाहर खड़े होकर इंतजार ना करें। बहुत सारे लोग ये चीज को करते हैं, देखेंगे हॉल में सेमिनार के टाइम में कभी कभी देखेंगे लोग नहीं आते हैं तो उसको ढूंढते ढूंढते लोग ही खुद गेट के बाहर चले जाते हैं। ऐसा मत कीजिए।
प्रोस्पेक्ट वहां से अगर प्लान आपका चालू हो गया है तो बिल्कुल भी प्रोस्पेक्ट का इंतजार मत कीजिए। आपने अपलाइन और सफल लीडर्स का प्रमोशन करें। अगर आपका अपलाइन आपके साथ है, कुछ सफल लीडर्स आपके साथ है, मौजूद है, तो उनका भरपूर प्रमोशन कीजिए उस आदमी को। प्रोग्राम के तुरंत बाद सफल लीडर से मिनिमम 2 या 3 लीडर से आप जरूर मिलवाएं, क्योंकि वो अच्छा रिजल्ट देता है। क्योंकि कभी-कभी देखेंगे प्रोस्पेक्ट बोलता है कि मैं थोड़ा टाइम लूंगा सर, मुझे थोड़ा सोचने का वक्त दीजिए। अगर आप 2-3 सीनियर से आप मिलवा देंगे तो उनका राय देखेंगे चेंज हो जाएगा। वो पहले बोल रहा होगा कि मैं 7 दिन के बाद सर ज्वाइन करूंगा, देखेंगे जैसे ही आप सीनियर से मिलवाएंगे वो बोलेगा मैं 4 दिन के बाद आऊंगा। दूसरा सीनियर से मिलेंगे बोलेगा कि मैं 2 दिन के बाद ज्वाइन करूंगा। तीसरा सीनियर से मिलवाएंगे, अगर थोड़ा इसका इंपैक्ट आया तो बोलेगा कि मैं 1 दिन के बाद एसोसिएट होऊंगा। तो प्रोस्पेक्ट को सीनियर से मिलवाइए, कोई टूल्स या मटेरियल साथ देकर ही भेजे। जितने भी प्रोस्पेक्ट आएंगे उनको टूल्स हमेशा देके भेजिए। ये बहुत बड़ा गलती हम लोग करते हैं, जिसके कारण मेरे प्रॉपर उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है समय का। और सबसे बड़ी बात है, चाहे आपका टीम में कोई प्लान में वेन्यू में आए या ना आए, चाहे आपका ऑफलाइन प्लान में आए या ना आए वेन्यू में, हमेशा आप उसको अटेंड करें, चाहे कोई आए या ना आए, ये जरूरी है। तो ये हो गया प्लान के दौरान हमको ये सारी चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। और सबसे लास्ट जो हमारा रिजल्ट निकालता है वो है फॉलोअप। हम अगर अच्छा से लिस्ट बना लिए, बहुत सारे लोगों का लिस्ट बनाए, बहुत सारे लोगों को प्रोस्पेक्टिंग भी किए, बहुत सारे लोगों का एसटीपी भी किए, बहुत सारे लोगों का प्लान भी दिखा दिए, उसके बावजूद भी बहुत कम लोग हमारे साथ जुड़े हैं, इसका मतलब ये है कि हम ज्यादातर लोगों का फॉलोअप नहीं कर पाए हैं, जो कि ये बिजनेस का सबसे वाइटल पॉइंट है। तो अभी देखते हैं फॉलोअप क्या है। फॉलोअप क्या है? प्लान के बाद चलने वाली वो अनावरत प्रक्रिया जो कि प्रोस्पेक्ट के संपूर्ण निर्णय तक चलती रहती है। आप अगर किसी को प्लान दिखा दिए, जब तक वो प्रोस्पेक्ट अपना संपूर्ण निर्णय नहीं लेता है, तब तक जो प्रक्रिया चलता है उसको बोलते हैं फॉलोअप। और फॉलोअप आपके व्यापार में किए गए कार्यों का परिणाम को प्रभावित करता है। आप जितना भी काम किए हैं, लिस्ट बनाने से लेके प्रोस्पेक्टिंग से लेके प्लान दिखाने से लेके जो भी आप काम किए हैं, सारे काम को यही फॉलोअप प्रभावित करता है। अगर फॉलोअप आपका हुआ तब जाके वो रिजल्ट आपका निकलेगा, वो आपके साथ जुड़ेगा। मतलब पूर्व में जो काम हम लोग किए थे उसका रिजल्ट आपको मिलने का आसार होगा जब आप फॉलोअप करेंगे। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हमें उन लोगों से मिलना होता है जो खरीद सकते हैं लेकिन मिलना नहीं चाहते। ये थोड़ा ध्यान से सर सुनिए इसको, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में जो कि सामान खरीद सकते हैं मगर वो हमसे मिलना नहीं चाहते हैं, वो हमको समय नहीं दे पा रहे, उनसे ही हमको मिलना है। ना कि उन लोगों से मिलना है जो कि खरीद नहीं सकते हैं मगर मिलना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं हमको टाइम दे देते हैं, वो पूरा फ्री है मगर वो जितना भी समझे वो नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि उनके पास वो औकात ही नहीं है। भले पैसे का नहीं होगा, कुछ ना कुछ उनके पास प्रॉब्लम होगा। तो उनसे हमको नहीं मिलना है, हमको उनसे मिलना है जो खरीद सकते हैं मगर उनके पास समय नहीं है हमको मिलने के लिए। तो उनका वैसे ही अगर प्रोस्पेक्ट को हम लोग तैयार कर लेंगे, वैसे ही प्रोस्पेक्ट को अगर हम लोग प्लान दिखाएंगे, फॉलोअप करेंगे, तो शायद हमारा रिजल्ट अच्छा रहेगा। इस बिजनेस में आपकी बेचने की चाहत ग्राहक की ना खरीदने की चाहत से ज्यादा होनी चाहिए। ग्राहक हमेशा चाहेगा नहीं खरीदने के लिए, आप हमेशा चाहेंगे एज ए लीडर सामान को बेचने के लिए। तो आपका जो बेचने का चाहत है वो ज्यादा होना चाहिए ग्राहक का खरीदने का, नहीं खरीदने का चाहत से, तब जाके आप उस सामान को बेच पाएंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं सेलिंग में एक प्रिंसिपल लागू होता है। जल्दी जल्दी बता रहा हूं। प्रिंसिपल ऑफ सेलिंग उसको कहा जाता है 8/73। जितने भी पुराने साथी होंगे वो जानते होंगे कि हमारे जो संतोष नायर साहब है वो इस रूल को हमेशा बताते हैं अपना प्रोग्राम में। उसको क्या मैं थोड़ा डिफाइन कर लेता हूँ। प्रिंसिपल ऑफ सेलिंग, इसको जानकारी लेंगे तो आप शायद फॉलोअप उस हिसाब से कर पाएंगे। 8/73 रूल, प्रिंसिपल ऑफ सेलिंग। 8/73 रूल क्या है? 8 जो है वो है जो हम लोग एसोसिएट है, कितना परसेंट एसोसिएट, मतलब 8 है एसोसिएट का परसेंटेज, और 73 जो है वो है ग्राहक, कितना ग्राहक सामान को खरीदना चाहते हैं। समझ में आ गया? तो लेफ्ट साइड वाला हम लोग है और राइट साइड वाला जो है 73 जो है वो है ग्राहक है। तो कहा जाता है सिर्फ 73% लोग ही खरीदने के लिए तैयार होते हैं और 27% लोग नहीं खरीदने के लिए तैयार होते हैं, खरीदना नहीं चाहते हैं। जैसे मैं आपको बताया, वो भले ही हमको समय दे देंगे मगर हमसे सामान खरीदना नहीं चाहेंगे। वो है 73%। और हम लोग है कितने परसेंट में हम लोग देखते हैं, जब आप किसी को फॉलोअप करने जाते हैं, फास्ट फॉलोअप करने के लिए गए, कुछ लोगों के पास गए फॉलोअप करने के लिए और आपको वो उल्टा सुल्टा बोल के रिजेक्शन कर दिया, तो उस कंडीशन में
44% एसोसिएट जो है वो रिजेक्शन होने के बाद वो बैठ जाते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं अभी हमसे ये बिजनेस नहीं होगा, ये हो गया, ये लोग नहीं जुड़ेंगे मुझे लगता है। 44% एसोसिएट ही सिर्फ रिजेक्शन करके बैठ जाते हैं, फर्स्ट रिजेक्शन के बाद बैठ जाते हैं। उसके बाद बचे आपका कितना 56%। वही 56% से 22% लोग जब फिर दूसरा फॉलोअप करने के लिए जाते हैं और दूसरा फॉलोअप के बाद उनको रिजेक्शन मिलता है, तो 22% लोग फिर बैठ जाते हैं दूसरा फॉलोअप के बाद कि नहीं, वो 22% लोग भी समझ गए कि नहीं अभी मेरे ये भी नहीं होगा। तो बाकी जितने परसेंट लोग बचे उसमें से थर्ड जब फॉलोअप करने के लिए जाते हैं और रिजेक्शन मिलता है, उसमें से फिर 16% लोग बैठ जाते हैं। और वैसे उसके बाद जो भी परसेंटेज बचता है 18%, 18 में से 10% लोग फोर्थ फॉलोअप के बाद बैठ जाते हैं। जब फोर्थ फॉलोअप में गए और उसके बाद भी वो नहीं जुड़ा, मना कर दिया, फिर कुछ उल्टा सुल्टा बोला, तब वो रिजेक्शन माने हैंडल नहीं कर पाते हैं और बैठ जाते हैं, उन्हें बोलते नहीं हमारे से बिजनेस नहीं होगा। इसीलिए हमेशा आप देखेंगे 8 स्टेप ट्रेनिंग में बोला जाता है 80% रिजल्ट विल प्रोड्यूस ड्यूरिंग 5th to 12th कांटेक्ट। 5 बार अगर आप मिनिमम फॉलोअप करते हैं, अगर उससे पहले आपका ज्वाइनिंग हो गया तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मिनिमम कोशिश कीजिए 5 बार फॉलोअप करने के लिए, क्योंकि 4 बार तक लोग झेल नहीं पाते हैं। और 5 बार तक कौन पहुंचते हैं? ये सिर्फ 8% लोग ही पहुंचते हैं जो कि झेलते हैं। उसके बाद जितना भी उनको रिजेक्शन आए वो झेलेंगे और वही लोग सफल होंगे। तो आप हमेशा प्रयास कीजिए मिनिमम 5 से ज्यादा फॉलोअप करने के लिए और 8% में आने के लिए। वो सेलिंग का प्रिंसिपल है। फॉलोअप में कुछ चीजों का हमको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बहुत वैरायटी लोगों को बिजनेस में लाते हैं। कुछ नजदीकी रिश्तेदार है, कुछ लोगों के ऊपर हम लोग शायद कहीं मैंने पहले कभी उपकार किए होंगे, उनको भी अगर हम बिजनेस प्लान दिखाते हैं तो 4 कैटेगरी में हम फॉलोअप कर सकते हैं। पहला है कंपलसरी, जिसके ऊपर हम अपना प्रभाव दिखा सकते हैं कि नहीं नहीं इसको ज्वाइन करना ही है, ये मेरा दोस्त है सारे ज्वाइन करेगा, ये मेरा भाई ये ज्वाइन करेगा, कंपलसरी इसको ज्वाइन करवाइए। ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी क्या है ना, मैं किसी को हेल्प किया था और उसको मैं अगर प्लान दिखाता हूँ तो उसको मैं बोल चुका सर मैं आपका मदद किया था, शायद आप भी साथ मैं आपको बताने के लिए तो सर आप भी मेरा थोड़ा मदद करवा लीजिए। वो ऑब्लिगेटरी टाइप का फॉलोअप हो गया। उसके बाद है इमोशनल। कुछ लोग आपके साथ इमोशनली अटैच होते हैं और उनको अगर ये चीज बताते हैं आप, तो वो इमोशनल के वजह से आपके साथ बिजनेस में आ जाते हैं, नहीं ये बहुत अच्छा पर्सनालिटी है, इमोशन के तहत वो आपके साथ जुड़ जाते हैं। और लास्ट में जो सबसे वाइटल है, जो ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, वो है अंडरस्टैंडिंग फॉलोअप। सोच समझ के लोगों को समझा के हम लोग जो फॉलोअप करते हैं वो है अंडरस्टैंडिंग फॉलोअप। और वो अंडरस्टैंडिंग फॉलोअप क्या है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। अंडरस्टैंडिंग फॉलोअप क्या है? फॉलोअप हमेशा कभी भी हम कहीं पे भी बिजनेस प्लान दिखाने के लिए जाते हैं, हमेशा आप अपना तैयारी करके जाइए। अगर आप खुद फॉलोअप करने के लिए जाते हैं तो पहले से थोड़ा तैयारी कर लीजिए, या फिर अपलाइन को अगर साथ में लेके जाते हैं, अपलाइन अगर फॉलोअप करने के लिए जाता है तो अपलाइन क्या बोलता है उसको ध्यान से सुनिए, ताकि आप उस चीज को सीख जाएंगे। क्योंकि ये बिजनेस में ये फोर्थ माने चौथा स्तंभ है बिजनेस का। अगर बाकी तीनों स्तंभ में आप माहिर हो गए हैं और ये फॉलोअप भी अगर आप सीखे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। फॉलोअप क्या है? फॉलोअप करें 48 घंटे के अंदर। जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट को प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, ज्यादा से ज्यादा 48 आवर्स के अंदर, चाहे एक दिन के अंदर हो चाहे 2 दिन के अंदर हो, मैक्सिमम 48 आवर्स के अंदर उनको फॉलोअप करवाएं। फॉलोअप क्या है देखिए, एक बार बिजनेस प्लान दिखाने के बाद उनसे लगातार संपर्क बनाए रखें। सपोज मैं किसी को बिजनेस प्लान दिखाया, वो मेरे साथ आया नहीं, तो मैं अगर उनके साथ रेगुलर टच में रहूंगा तब जाके उनका फॉलोअप हो पाएगा। उनके मन में क्या डाउट है वो मैं जान पाऊंगा और उस हिसाब से मैं उनका डाउट क्लियर करने का प्रयास करूंगा। निर्णय लेने में उनकी मदद करें। आप अगर फॉलोअप नहीं करते हैं उसका मतलब ये बिजनेस में आएंगे कि नहीं आएंगे, वो जो निर्णय है वो नहीं ले पा रहे हैं। वो आप मदद कैसे करेंगे? जब आप उनके पास फॉलोअप में जाएंगे, आप उनका डाउट क्लियर करेंगे, तब जाके उनका निर्णय जो है बिजनेस में आने का या नहीं आने का वो ले पाएंगे। तो निर्णय लेने में उनका मदद करें। 48 आवर्स के अंदर मिनिमम फॉलोअप करना जरूरी है। भरोसेमंद होने का एहसास दिलाए। आप उनको भरोसा दिलाए कि सर अगर आप सर बिजनेस में मेरे साथ आते हैं तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ मैं आपके साथ सर हूँ, और मैं सर इस बिजनेस में इतना दिन से हूँ, और आप अगर सर मेरे साथ आते हैं तो साथ मिलके दोनों हम लोग बिजनेस को डेवलप करेंगे सर, और साथ में मिलके आगे बढ़ेंगे। उनको भरोसा दिलाइए, उनकी शंका और सवालों का हल करें। जितना भी उनका मन में, जब तक कोई भी आदमी का मन में कुछ डाउट्स है, क्वेरीज है, वो तब तक बिजनेस में आपके साथ नहीं आएगा। ये पूरा क्लियर है। ये हमारे ऊपर भी लागू होता है, कोई नया आदमी के ऊपर भी लागू होता है, क्योंकि हर आदमी के लिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा नया कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में पहली बार सुन रहे होंगे, और बहुत सारे लोगों को इनका जो पावर है वो मालूम नहीं होगा। बहुत सारे लोग इसको छोटा बिजनेस समझ रहे होंगे, बहुत सारे लोग जो एसोसिएशन का पावर को नहीं समझते होंगे, इसलिए उनका मन में शंका आना
स्वाभाविक है, जाहिर सी बात है। और उनका जो शंका आता है मन में, उसको दूर करना भी आपको जरूरी है। बिजनेस करना कितना आसान है उनको बताइए, उनको बताइए कि सर ये बिजनेस बहुत आसान है, क्योंकि आप यहाँ पे अकेले काम नहीं कर रहे हैं, मिलके हम लोग टीम वर्क में इस काम को करेंगे, और टीम वर्क में काम करके कैसे हम इस बिजनेस को बहुत कम मेहनत में अच्छी तरह से बिल्डअप कर सकते हैं, कैसे हमारा फाइनेंशियल कंडीशन को ज्यादा बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में अच्छे से बताइए। लगातार फॉलोअप करते रहे, और फॉलोअप अकेले ना करें, हमेशा अपने सीनियर एसोसिएट को अपने साथ लेकर ही जाए। जब भी आप फॉलोअप, अगर आप फॉलोअप नहीं जानते हैं, अगर आप जानते हैं तो अकेले जाइए, अगर नहीं जानते हैं, कभी अगर प्लान किसी को दिए हैं तो गलती से भी अकेले मत जाइए। अगर आप जब तक नहीं माने सीखे हैं, तब आप सीनियर को लेके जाइए। सीनियर को लेके जाने से क्या होगा ना, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। और बिजनेस टूल्स का इस्तेमाल करें, और हो सके तो बिजनेस टूल उनके पास छोड़कर आइए, ताकि उनको निर्णय लेने में आपको सुविधा होगा। ठीक है, ताकि समय निकाल कर वो चीज को देखें और आपके साथ बिजनेस में जुड़ने का वो जो निर्णय है वो बहुत जल्दी ले सके। नेक्स्ट है, फॉलोअप के समय क्या क्या हमको पूछना है। आप जब हम प्लान दिखाते हैं या फॉलोअप देखते हैं, बहुत सारा सवाल वो आपसे पूछता होगा, तो सवाल के दौरान हमको इनको डायरेक्ट जवाब नहीं देके उनको बोलना है, हाँ सर आप सबसे अच्छा, मैंने आपको बिजनेस में सबसे अच्छा क्या लगा, ऐसे पूछिए, थोड़ा कंफर्टेबल टाइप का, जैसे कि वो सवाल जो आंसर देने में थोड़ा उसको मैंने डायरेक्ट आंसर नहीं दे पाए, उसको बोलते हैं फील फेल्ट फाउंड, हम लोग जो 3F रूल बोलते हैं। आप उनसे बोले सर आपको सबसे अच्छा क्या लगा, है ना, ये जबरदस्त और फायदेमंद। जब आप प्लान दिखाते हैं या फॉलोअप करते हैं या फिर कुछ बताते हैं, सर ये बहुत फायदेमंद है ना बिजनेस, आपको इस व्यापार को शुरू करने में क्या रोकता है, क्या चीज रोक रहा है जिसके कारण आप ये व्यापार को नहीं कर पा रहे, उसको बोलते हैं ट्रिपल F, फील फेल्ट फाउंड। फील क्या है ना, आप सर जो बोल रहे थे मैंने सही बोल रहे हैं, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं ये बहुत सही सर आप बोल रहे हैं, ये है आपका फील करना। आप फील कर रहे हैं कि वो जो चीज बोल रहे हैं वो बहुत सही चीज बोल रहे हैं। फेल्ट क्या है ना, मैं भी सर यही समझ रहा था, मैं भी जब इस बिजनेस में ज्वाइन किया था शुरुआत में, और मुझे भी इस बिजनेस के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं था, तो मैं भी यही समझ रहा था कि ऐसे है, मगर सर सही में ये ऐसे नहीं है। जब मैं गया सीनियर के साथ मिला, मीटिंग सेमिनार गया, और ये चीज मुझे मिला, उसको बोलते हैं फाउंड। तो हमेशा फॉलोअप के दौरान फील फेल्ट फाउंड, ये तीनों चीज का इस्तेमाल जरूर कीजिए, इसको भूलिए मत, क्योंकि ये लोगों को माने आपके साथ जुड़ने के लिए बहुत ही अच्छा हेल्प करता है। फील फेल्ट फाउंड, उनको फील कराइए कि सर मैं भी ऐसे सोच रहा था और मैं भी आज बिजनेस में सफल हूं, तो जाके आपके साथ ही बिजनेस में जुड़ेगा। अब आइए देखते हैं, एक छोटा सा झलक लेते हैं, बहुत कम समय है। फॉलोअप में आने वाले सवाल और उसका जवाब, क्या क्या सवाल फॉलोअप में आते हैं जनरली मैं खाली बता देता हूं, और उसका जवाब क्या क्या है। जैसे कि मेरे पास समय नहीं है, सवाल आता है, पहला सवाल आता है मेरे पास समय नहीं है, सर मैं बिजनेस तो करना चाहता हूं मगर मेरे पास समय नहीं है। दूसरा सवाल आता है मेरे पास पैसा नहीं है, मैं करना तो चाहता हूं मगर मेरे पास उतना पैसा नहीं कि मैं बिजनेस को कर पाऊं। तीसरा आता है कंपनी भाग गई तो, इतने सारे कंपनी आ रहे हैं, अगर कंपनी भाग गई तो। ये मैं जो सिस्टम फॉर सक्सेस में जो जितना सारा क्वेश्चन है उसी का मैं आपको खाली जस्ट झलक दिखा रहा हूं, ताकि आप भी अगर समय मिले तो उसको पढ़ के उसका जानकारी ले सकते हैं। मैं दो नहीं बना सकता, मैं बिजनेस तो करना था मगर दो मैं बिजनेस में ला नहीं सकता, ये मेरी हैसियत का काम नहीं है। मैं जो स्टैंडर्ड में हूं ये मेरा हैसियत का काम नहीं है, मैं करना नहीं चाहता। ऐसी बहुत सारे कंपनी है पहले से आई है और चली गई है, ये सभी लोग बोलते हैं। और ये चेन सिस्टम है, ये जो बिजनेस है चेन सिस्टम है, ये लोगों का धारणा है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये बिजनेस में आप जितना बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत कम लोग इस बिजनेस में सफलता हासिल करते हैं, ऐसे भी बहुत सारे लोग पूछते हैं। चलिए ठीक है, आप बिजनेस प्लान तो दिखा दिए, बहुत बढ़िया बिजनेस प्लान है, मगर मैं सोच कर आपको बताऊंगा, सोच कर मैं बताता हूँ आपको। कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं ठीक है मैं समझ गया, मगर मैं डिसीजन तो नहीं ले पाऊंगा, मैं घर वालों से पूछकर आपको बताऊंगा, घर वालों से पूछकर आपको बताऊंगा। प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, बिजनेस तो ठीक ठाक है, सारा है सब ठीक ठाक है, मगर प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। सब सफल क्यों नहीं होते,